प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लिक्विड फंड्स सबसे ज़्यादा सेफ है। कई बार आपने सुना होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस भी शायद देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या लिक्विड फंड इमरजेंसी फंड बनाने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए क्या सबसे बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पे एफडी, आर्बिट्राज फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड भी हैं। तो ये ऑप्शंस कैसे हैं, तो इस वीडियो में मैं कुछ मिथ्स को तोड़ने जा रहा हूँ, रियल रिस्क और रिटर्न के बारे में आपको जानकारी दूंगा और अंत में साफ साफ आपको ये पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल है या फिर बेस्ट है। वीडियो में आगे ऑफ कोर्स मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहां करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म पार्किंग में क्या कोई डिफरेंस है। तो देखिए, इमरजेंसी फंड क्या होता है ना, इमरजेंसी फंड जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तुरंत पैसे की ज़रूरत, ठीक है, या फिर जॉब लॉस ना, ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्रॉब्लम आ गया वहाँ पे, तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभी कि भाई तुरंत पैसे आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद ज़रूरत होगा, तो इमीडिएटली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुरंत मुझे पैसा चाहिए, तो इसी को बोलते हैं इमरजेंसी फंड। तो यहाँ पर जब भी इमरजेंसी फंड की बात करेंगे तो आप बात करेंगे SLR। तो SLR का मतलब क्या हुआ, सेफ्टी फर्स्ट। जो आपका कैपिटल है उसका सेफ्टी सबसे पहले आपको देखना होगा, उसके बाद देखेंगे लिक्विडिटी कि भाई ठीक है सेफ है, लेकिन साथ ही लिक्विडिटी ताकि तुरंत पैसा आप निकाल सके, और थर्ड होगा रिटर्न्स, ठीक है। रिटर्न्स का ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस है, लेकिन सीरियल अगर देखें तो वो सेफ्टी और लिक्विडिटी के बाद लास्ट में आएगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पार्किंग क्या हुआ, शॉर्ट टर्म पार्किंग की भाई कुछ महीनों तक जनरली हम अपने पैसे को कहीं रखेंगे ना, जैसे 3-4 महीना हो गया है, कहीं कहीं इवन 6 मंथ्स 12 मंथ्स तक अपना पैसा कहीं हम पार्क करेंगे, शॉर्ट टर्म पार्किंग। अब मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट करना है कुछ महीनों के बाद, तो ठीक है भाई उसने वहाँ पैसा डाल दिया। उसी तरह से किसी को मार्केट को टाइम करना है, मान लीजिए कोई मानकर चल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा कुछ महीनों, आने वाले कुछ महीनों में, एग्जैक्टली उसको पता नहीं कब गिरेगा, लेकिन हाँ उसका मानना है कि कुछ महीनों में गिरेगा, तो कुछ पैसा वो शॉर्ट टर्म में कहीं पार्क करना चाहता है कि जब गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसके लिए हो सकता है, या फिर कोई बड़ा खर्चा आने वाला हो कमिंग मंथ्स में, ठीक है, उसके लिए भी आप शॉर्ट टर्म पार्किंग में अपना पैसा रखोगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रिस्क ऑफ कोर्स यहाँ भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म का ही है ना, इनफैक्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, बहुत पहले कुछ महीनों का आप रख रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स आप चाहोगे कि थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में तो ठीक बात है रिटर्न्स का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस तो बनता है कि थोड़ा रिटर्न भी आ जाए तो अच्छा है। तो ये सब जब भी हम प्लान करते हैं तो गलती कहाँ पे होता है, देखिए गलती यहाँ पे ये होता है ना कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है, इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म पार्किंग देखें, लेकिन जनरली हम लोग दोनों को सेम बकेट में डाल देते हैं, जबकि सेम बकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे हम जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो जैसे सबसे पहले तो एफडी का डिस्कशन सारा प्रोडक्ट वाइज मैं डिस्कस करूंगा, फाइनली फिर देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस बेस्ट हैं। जैसे एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट, सेफ तो है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो फ़ायदा क्या है, जैसे कैपिटल हो गया, अगर अच्छे बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो ऑलमोस्ट मतलब सेफ ही उसको बोलेंगे, रिस्क तो रहता नहीं है बड़े बैंक्स में, अच्छे क्वालिटी के बैंक्स में, और रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल है, पहले से आपको पता है कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑफकोर्स इमरजेंसी के लिए भरोसेमंद है, क्योंकि सेफ्टी वाइज यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लिक्विडिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, और रिटर्न्स में थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है, तो एक तो है कि भाई टैक्सेशन है यहाँ पे, अगर आप हाई टैक्सेशन में आते हैं, हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो यहाँ टैक्स आपको पूरा देना पड़ेगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की अगर आप बात करेंगे तो रिटर्न्स आपके काफ़ी कम आएंगे, खासकर जब आप बड़े बड़े जो बैंक्स हैं ना वहाँ पे अगर आप एफडी करेंगे तो जनरली वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, तो रिटर्न के मामले में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। और प्लस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, प्री मैच्योर जब आप विड्रॉल करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे मतलब कि समय से पहले अगर एफडी तोड़ेंगे आप, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो सेफ्टी वाइज तो कोई कंसर्न नहीं, अच्छे क्वालिटी के बैंक में बहुत अच्छा है। रिटर्न्स थोड़ा कम आएगा, बिल्कुल सही बात है, और लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, अगर कोई सीनियर सिटीजन है या वैसा इन्वेस्टर है जो कि नहीं चाहता कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया भी कम हो, उसके लिए एफडी अच्छा है, ठीक
ठीक है, यही मैं बोलता हूँ आपको अपना सूटेबिलिटी देखना है, भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार आप डिसाइड करेंगे। एफडी में सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन हाँ लिक्विडिटी और रिटर्न में थोड़ा प्रॉब्लम तो है। इसका सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन ये है कि एफडी लेयरिंग जो स्ट्रैटेजी है ना उसको आप फॉलो करें। एफडी अगर करना है तो पूरा पैसा एक ही मैच्योरिटी में नहीं डाल दें, ठीक है, अलग अलग मैच्योरिटी में डालें। मान लीजिए इसको अगर आप शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए डालना चाहते हैं ना, कुछ महीनों के लिए या फिर 1-2 साल के लिए मान लीजिए, और किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते, 1 रुपया कभी कम ना हो आपका, तो ऑफ कोर्स आप ना कुछ पैसा 6 मंथ्स का एफडी कर दे, 1 ईयर का एफडी कर दे, कुछ पैसे का 2 इयर्स का एफडी कर दे, या मान लीजिए आपको 6 मंथ्स या 12 मंथ्स में ही पूरा पैसा चाहिए तो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स में भी 2 अलग अलग एफडी कर दे, 2-3 अलग अलग एफडी कर दे, ताकि जितने पैसे की ज़रूरत है ना उतना पैसा निकले। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख का आपने एक एफडी कर दिया, ठीक है, और मान लीजिए 12 मंथ्स का आपने एफडी कर दिया, आपको 6 महीने में पैसे की ज़रूरत हो गई, तो पूरा का पूरा 10 लाख का एफडी टूटेगा, उस पर पेनल्टी लगेगा, ठीक है। यही अगर आपने ब्रेकअप कर करके कर दिया ना, एक 6 मंथ्स का कर दिया, एक 12 मंथ्स का कर दिया, एक 1 ईयर 2 ईयर, इस तरह से अगर आपने लैडरिंग कर दिया, ठीक है, या फिर मान लीजिए 12 मंथ्स का ही आपने अलग अलग 2-3 एफडी कर दिया, तो जितने पैसों की ज़रूरत है उतना ही एफडी तोड़ेंगे। 10 लाख का एफडी आपको पता चला कि 2-3 लाख का ही ज़रूरत है, तो पूरा 10 लाख का एफडी आप क्यों तोड़ोगे? तो इसीलिए लैडरिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, अलग अलग मैच्योरिटी का अलग अलग एफडी बनाएं, ताकि ये जो पेनल्टी का चक्कर होता है ना उसके चक्कर में आप कम पड़े। जितना ज़रूरत है वही वाला एफडी तोड़ेंगे, उससे हम पैसा निकाल लेंगे। एफडी लेयरिंग स्ट्रैटेजी से काफ़ी हद तक रिटर्न्स का जो लो रिटर्न्स का इशू है, क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड बढ़ाएंगे ना 1 ईयर 2 ईयर, वैसे वैसे एफडी में भी रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा आता है। एक उसको आप सॉल्व करेंगे, और दूसरा ये जो पेनल्टी का प्रॉब्लम होता है ना कि जब एफडी समय से पहले आप ब्रेक करते हो, उसको भी काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इमरजेंसी फंड में भी एफडी का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, मतलब और अगर कुछ ही दिनों का जैसे ज़रूरत है ना, 1 2 3 4 दिन, तब तो सेविंग्स अकाउंट में ही पैसा अगर रहने दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ कुछ महीनों के लिए अगर रखना है पैसा तो वहाँ पे एफडी को भी कंसिडर किया जा सकता है, सिर्फ लैडरिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। लिक्विड फंड, देखिए लिक्विड फंड के साथ एक मिथ क्या है ना, कई बार लोग बोल देते हैं कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो रिस्क है, या फिर बोल दिया जाता है कि तुरंत आप पैसा निकाल सकते हैं। लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? सीपीज में करते हैं, कमर्शियल पेपर्स हो गया, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, टी बिल्स हो गया। तो यहाँ पे टी बिल्स में तो ऑफकोर्स रिस्क नहीं है, लेकिन सीपी और सीडी में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है। तो ये बोलना कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं है सही नहीं होगा। हाँ ये बोल सकते हैं कि रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जिन भी पेपर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी होता है 91 डेज, तो या तो 91 डेज का मैच्योरिटी हो या उससे कम हो, तो रिस्क यहाँ पे बहुत कम होता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो यहाँ भी क्रेडिट रिस्क और साथ ही री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या है ना कि आजकल लिक्विड फंड में अगर आपको इंस्टेंट विड्रॉल करना है ना, रिडम्पशन करना है, तो वो फैसिलिटी भी है। कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, जो कि 50,000 तक का विड्रॉल आपको सेम डे दे देंगे, मतलब तुरंत आप 50,000 निकाल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ बड़ा अमाउंट अगर आप निकालने जाएंगे तो वहाँ भी T+1 ही काम करेगा, मतलब वर्किंग डे अगर आप बेचते हैं तो अगले दिन ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। उसके बाद लिक्विड फंड्स में भी एग्जिट लोड होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैंने लिक्विड फंड में डाल दिया, ठीक है। लिक्विड फंड में भी 6 डेज तक का एग्जिट लोड होता है, ठीक है। फर्स्ट डे में 0.0070, उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे धीरे धीरे कम होता जाएगा, 6th डे पे 0.0045% के आसपास का एग्जिट लोड लगता है। 7th डे से आप पैसा निकाल सकते। तो ऐसा बोलना कि 2 3 4 5 दिन का पैसा भी हम लिक्विड फंड में डाल दें तो वो सही नहीं होगा, यहाँ भी एग्जिट लोड होता है। और रिटर्न्स देखेंगे तो एफडी से थोड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न ज़्यादातर केसेस में, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म की बात मैं बोलूँगा, शॉर्ट टर्म एफडी में बहुत कम पैसा, बहुत कम रिटर्न मिलता है ना। तो यहाँ पे 6 to 6.5% के आसपास, अभी देखेंगे तो 6.5% के आसपास रिटर्न देखेगा, लेकिन इंडिया में इंटरेस्ट रेट थोड़ा और कमेगा अभी, ठीक है। तो रफली मानकर चलें कि 6 to 6.5% के आसपास लिक्विड फंड का रिटर्न्स मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में। अभी तक जो आ चुका है वो आ चुका है, ठीक है, फ्यूचर में क्या आएगा उसके बारे में मैं बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखें, क्योंकि यहाँ भी जो डेट फंड्स हैं यहाँ भी एफडी की तरह ही टैक्स लगता है, तो पोस्ट टैक्स में अगर वेरी शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको एफडी से नहीं लगेगा। एफडी भी फिर देखना होगा कि आपने कहाँ किया है, छोटे बैंक्स में किया है या बड़े बैंक्स में किया है। छोटे बैंक्स में जनरली जाएंगे तो वहाँ पे एफडी का रेट भी थोड़ा बढ़कर आता है, तो वहाँ से कंपेयर करेंगे थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा कि कोई आपके लिए मीनिंगफुल, क्योंकि जनरली जो पार्किंग करते हैं ना इमरजेंसी फंड वो थोड़ा मोड़ा ही पैसा होता है, कोई बहुत बड़ा पैसा तो हम नहीं करते हैं, छोटा ही पैसा करते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चाहे तो एफडी के
के लिए भी जा सकता है, कोई चाहे तो लिक्विड फंड के लिए भी जा सकता है। लिक्विड फंड्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है एज कम्पेयर टू एफडी, वो यही है कि भाई कभी भी बेच सकते हैं ना, मतलब 6 डेज़ के बाद यहाँ पे फिर वो पेनल्टी या फिर एग्जिट लोड तक का जो हेडेक है वो नहीं होता है। तो एफडी के मुकाबले ये बहुत बड़ा लीवे है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा जिसके कारण हमें पर्टिकुलरली लिक्विड फंड ही करना चाहिए। नाउ अब जान लेते हैं आर्बिट्राज फंड्स के बारे में, बहुत पॉपुलर है ना, आप लोग हमेशा क्वेरी पूछते हैं। तो देखिए काम कैसे करता है, तो यहाँ पे अलग अलग मार्केट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। लाइक कैश मार्केट में आप खरीदारी करेंगे और फ्यूचर्स मार्केट में बेच देंगे, ठीक है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटर्न, इसको आप बोल सकते हैं हेजिंग ना, हेज किया जाता है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, उससे थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। आर्बिट्राज फंड्स बहुत हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए नहीं होते, हमेशा ध्यान में रखें। थोड़ा बहुत रिटर्न यहाँ से, वो भी रिलेटिवली सेफ रिटर्न, थोड़ा वोलेटिलिटी तो रहता है लेकिन फिर भी रिलेटिवली इसको भी सेफ बोला जा सकता है। और आर्बिट्राज फंड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इक्विटी टैक्सेशन। तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं ना, तो आपको रिटर्न्स यहाँ पे अच्छे बनेंगे क्योंकि टैक्स आपको इक्विटी का लगता है। देखिए यहाँ पे रिटर्न्स देखें ना, तो अभी फ़िलहाल 7% के आसपास का रिटर्न दिखेगा। लेकिन हाँ, 7% अभी आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा 7% आता रहेगा। तो रफली यहाँ पे आप 6 to 7% के रेंज का रिटर्न, ठीक है, कभी कभी 6 भी आ सकता है, कभी 6.5%, अभी फ़िलहाल 7 के आसपास दिख रहा है। इस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन हाँ, वो जो टैक्सेशन वाला एंगल आता है उसके कारण रिटर्न थोड़ा बढ़कर आता है। तो यहाँ पे जैसे 1-2 महीने के लिए कभी कभी आपको अच्छा खासा फ्लक्चुएशन भी दिखेगा, रिटर्न काफ़ी कई केसेस में थोड़ा कम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड के लिए अगर आप बोलें तो शायद बहुत ज़्यादा सूटेबल ना हो, लेकिन ये अगर आप शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए देख रहे हैं ना, कुछ महीनों के लिए, मतलब 4-5 महीना या 1 साल इस तरह का अगर देख रहे हैं, तो वहाँ पे आर्बिट्राज फंड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे ऑफकोर्स ये ध्यान में रखें कि कई सारे आर्बिट्राज फंड में एग्जिट लोड होता है 15 to 30 डेज़ के आसपास, और वहाँ पे 0.25% तक का एग्जिट लोड होगा। तो किसी भी आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करें तो ध्यान रखें कि भाई 15 to 30 डेज़ कितना एग्जिट लोड है, ठीक है, क्योंकि उस पीरियड में आप उसको नहीं बेचेंगे। अननेसरी क्यों आप 0.25% का लोड देना चाहेंगे। तो देखिए शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर अगर आप वेरी हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, तो यहाँ पे जनरली 3 to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन अगर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पे लिक्विड फंड से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा ना, 6.5 to 7% के आसपास। यहाँ एडवांटेज क्या है कि बहुत सारे फंड्स में एग्जिट लोड ज़ीरो होता है, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं, नेक्स्ट डे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट लोड के मामले में लिक्विड फंड से कहीं ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी जो फंड्स होते हैं उनका अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे तो बहुत कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट इसके यहाँ पे है लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव रिटर्न आ जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आई एग्री बिल्कुल होगा एनएवी में कभी कभी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग देख लें, ज़्यादातर तो आपको सॉवरेन AAA+ ही मिलेगा, तो वो ज़रूर देख लेंगे भाई क्रेडिट रेटिंग में तो कोई इशू नहीं है, कहीं भी कोई ख़राब पेपर में इन्वेस्टमेंट ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 3 to 6 मंथ्स का होराइजन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छा है ना, 3 to 6 मंथ्स। अगर आपको टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो ऑफकोर्स इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एफडी से थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न आपको दे देगा, टैक्सेशन सेम जैसा है, उसी तरह से आर्बिट्राज फंड के आसपास ही रिटर्न दे देगा। नाउ जान लेते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड के बारे में। तो यहाँ पे आइडियली 1 से 3 साल के आसपास का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी ड्यूरेशन बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा ड्यूरेशन तो होगा यहाँ पे। तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो देख लें वैसे फंड्स के लिए जाएं जिसका ड्यूरेशन बहुत कम है ना, 2-3 ईयर्स के आसपास ही मोस्टली यहाँ पे ड्यूरेशन होगा, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग अगेन यहाँ पे देख लें कि भाई AAA, ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो AAA पेपर्स में हो, सॉवरिंग पेपर्स में हो, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इन सभी जो डेट फंड्स हैं ना, जैसे जो भी बोला मैंने, लिक्विड फंड में सबसे कम रिस्क, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा शॉर्ट टर्म डेट फंड। बट ओवरऑल इन सभी को रिलेटिवली अच्छा खासा सेफ बोला जा सकता है, और इक्विटी से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, इक्विटी में तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो 7 to 7.5%, अभी फ़िलहाल आपको रिटर्न 7.5% के आसपास दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में थोड़ा रिटर्न और घटेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी थोड़ा कम हो रहा है इंडिया में। तो 7 to 7.5% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखें कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े और कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी फंड के लिए शायद सूटेबल ना हो,
ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए, क्योंकि कई बार होता है ना शॉर्ट टर्म पार्किंग हम कुछ समय के लिए रख देते हैं, 1-2 साल के लिए भी कभी कभी हम रख देते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, तो वहाँ पे तो बिल्कुल इसको कंसिडर किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर कोई पैसा सिर्फ 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी शॉर्ट टर्म डेट फंड बहुत ज़्यादा सूटेबल है। नाउ इन्वेस्टमेंट होराइजन वाइज इन प्रोडक्ट्स का हम सूटेबिलिटी देख लेते हैं। तो अगर इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए ना वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है, इमरजेंसी फंड, क्योंकि शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हमें पता नहीं कि कब ज़रूरत हो जाए पैसे की। हो सकता है इमरजेंसी फंड हम रखे हुए 2-3 साल, 4 साल, 5 साल रखा हो, कभी कभी पता चला यूज़ भी नहीं किया हमने, रखा ही हुआ है, वो भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है सेम डे यूज़ हो जाए, अभी बनाया अभी यूज़ पड़ जाए, इमरजेंसी है ना, तो जनरली इसे हम शॉर्ट टर्म ही मान कर चलते हैं। तो जैसे सेविंग्स अकाउंट में अगर थोड़ा बहुत कोई पैसा रखना चाहता है एफडी में लेयरिंग करके, तो वहाँ भी कंसिडर किया जा सकता है। स्वीप एफडी है, बहुत सारे लोग वो ऑप्शन भी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद लिक्विड फंड्स को भी यहाँ कंसिडर किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म पार्किंग ना 3 to 12 मंथ्स के आसपास, वहाँ पे अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आर्बिट्राज फंड ऑफकोर्स बहुत अच्छा है। आर्बिट्राज फंड में जो रिडेम्पशन होता है ना वो T+2 डेज़ में होता है, ये ध्यान में रखिए। डेट फंड है T+1 में आ जाएगा, मतलब आज वर्किंग डे, आज आपने बेचा कल आ जाएगा। लेकिन जो आर्बिट्राज फंड है अगर वर्किंग डे आपने बेचा ना कट ऑफ से पहले, तो वो परसों पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो ये ध्यान में रखें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर कोई किसी तरह का कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता, नो रिस्क एट ऑल, मेरा प्रिंसिपल पूरी तरह से सेफ हो, 1 रुपया कम ना हो, एफडी को भी यहाँ कंसिडर किया जा सकता है। अगेन अगर हाई टैक्स ब्रैकेट में आए हैं तो आर्बिट्राज फंड बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और नहीं तो फिर जो दूसरे ऑप्शंस मैंने बताया उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। अब है देखिए जैसे स्मार्ट एलोकेशन ना, किस तरह का एलोकेशन करें, तो मेरे हिसाब से तो लेयरिंग कर दे तो अच्छा है ना। अब जैसे इमरजेंसी फंड और पार्किंग, पैसे को पार्क करना है, कोई एक सर्टेन अमाउंट है आपके पास, ठीक है, जैसे 6 लाख रुपया, मान लीजिए 6 लाख रुपीज़ है, तो अगर ना वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पैसा रख दें, कुछ मीडियम टर्म के लिए पैसा रख दें, इस तरह से मिक्सअप करके रख दें। लाइक ना 2-3 लाख रुपया अगर आप सेविंग्स अकाउंट या एफडी ना वहाँ पे रख दें, या लिक्विड फंड में रख दें, कुछ पैसा आर्बिट्राज फंड में रख दें या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में रख दें, और कुछ पैसा आप शॉर्ट टर्म में रख दें। ऐसे करके भी रख सकते हैं, मिक्सअप करके। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा हम एक ही जगह रखें। अगर अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप एक जगह रख दें, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो 2-3 अलग अलग जगह भी पैसे को रखा जा सकता है। मैं क्या करता हूँ ये मैं बताता हूँ। देखिए मेरा क्या है ना कि मान लीजिए पैसा 1-2-3 दिन में ज़रूरत है, तो मैं हेडेक नहीं लेता हूँ, तो सेविंग्स अकाउंट में ही पैसा रहेगा, ठीक है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। उसके बाद क्रेडिट कार्ड को मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। क्रेडिट कार्ड है, वहाँ अच्छा खासा लिमिट है, तो अगर इमरजेंसी कहीं ज़रूरत पड़ भी गया तो क्रेडिट कार्ड तो सभी जगह यूज़ हो जाता है ना, तो उसका यूज़ करके मैं काम चला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आर्बिट्राज फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के लिए मैं जाता हूँ। मेरे लिए दोनों ही, क्योंकि मुझे थोड़ी समझ है कि भाई ये काम कैसा करता है, किस मार्केट में किस तरह का परफॉर्मेंस देगा, किस तरह का रिटर्न, रफली आइडिया तो है ही है। तो मैं इसी तरह से जाऊँगा। वेरी शॉर्ट टर्म है तो मैं सेविंग्स अकाउंट में 2-3 दिन वाला पैसा वहीं छोड़ दूंगा। अगर उससे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड है, इमरजेंसी में वहाँ लिमिट है अच्छा खासा, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद का जो पैसा है वो आर्बिट्राज फंड है और शॉर्ट टर्म डेट फंड है। तो मैं इस तरह से अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को या फिर इमरजेंसी फ़ंड के रिक्वायरमेंट को पूरा करता हूँ। इमरजेंसी फ़ंड हमेशा ध्यान में रखें ना कि सही बात है कि कभी भी यूज़ आ सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, कई महीनों तक सालों तक ऐसे ही रखा रहा। तो अगर वहाँ भी थोड़ा बहुत अगर हम रिटर्न जनरेट कर लें तो गलत नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लेयरिंग करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका इमरजेंसी फ़ंड है या नहीं, आपने बनाया है कि नहीं, और अगर बनाया है तो उसे कहाँ इन्वेस्ट किया है या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।